जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए बेटा, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। एंड ये 2024 फिजिक्स डायमेंशंस आज 4th लेक्चर, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क दिया था, इफ p इज इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन बीटा माइनस टी स्क्वायर, वेयर x डिस्टेंस, t इज टाइम, p प्रेशर, अल्फा बीटा आर कॉन्स्टेंट्स। तो हमें क्या निकालना था? अल्फा बीटा, यानी फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, क्या निकालना था बेटा हमें? फाइंड द डायमेंशंस, यानी कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर नंबर 1 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है। हो सकता है यहाँ जो आंसर मैंने क्वेश्चन पूछे हो उसमें कुछ फर्क हो, ठीक है, लेकिन आप बेस समझ लीजिए। इसका क्वेश्चन ये था, ठीक है। आंसर बेटा अब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले बीटा माइनस टी स्क्वायर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग बीटा और टी स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है व्हेन दे हैव द सेम डायमेंशन। सो डायमेंशन ऑफ बीटा, डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टी स्क्वायर। टी बेटा टाइम है, टाइम का स्क्वायर करोगे टी स्क्वायर, ये हो गया, तो बीटा के डायमेंशन आपके पास हो गए टी स्क्वायर, बीटा टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बच्चों ध्यान रखो, जैसे गौर करें, जैसे x माइनस एक्स, मैं आपसे ये पूछूं कि भाई x माइनस एक्स क्या होगा? आप कहोगे सर ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैंने कहा y माइनस वाई, आपने कहा जीरो, ठीक है। मैंने कहा l माइनस एल, तो आपने कहा जीरो, ओके, ठीक है। अब ये l डायमेंशन नहीं है, ये l वेरिएबल है कोई, ठीक है। अब बेटा मैं ये l माइन, अब ये डायमेंशन हो गया, l माइनस एल करूं, अब अभी दिमाग में आ रहा है कि जीरो होना चाहिए। अब बेटा जीरो नहीं होगा, ये l ये न्यूमेरिकल वैल्यू का सब्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, ये डायमेंशन को इंडिकेट कर रहा है। जैसे अगर ये कहा जाए 10 मीटर माइनस 8 मीटर, 10 मीटर माइनस 8 मीटर, तो हमें सब्ट्रैक्शन न्यूमेरिकल वैल्यू का करना होता है, ठीक है। तो 10 माइनस 8 2 और मीटर ये लिख दिया जाएगा। अब मीटर मीटर सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो यहां 2 मीटर लिखा जाएगा। तो बेटा यहां पे l माइनस एल न्यूमेरिकल वैल्यू का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन ये स्टिल मीटर ही रहेगा, मीटर माइनस मीटर रिमेन्स मीटर। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि भाई x प्लस एक्स क्या है? x प्लस एक्स, आपने कहा सर 2x, x प्लस एक्स क्या है? 2x, इधर लिख देते हैं फिर हटा देंगे। मैंने कहा x प्लस एक्स बच्चों इट इज 2x। कंसेप्ट समझना बेटा, y प्लस वाई 2y, l प्लस एल 2l। अगर मैं ये कह दूं l प्लस एल, ठीक है, इट इज नॉट 2l, ये l के बराबर ही होगा, l डायमेंशन के बराबर ही होगा। जैसे 10 मीटर प्लस 2 मीटर, भाई न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करिए 12। अब मीटर मीटर का एडिशन थोड़ी हो रहा है, अब मीटर मीटर को अलग से ऐड थोड़ी करेंगे हम, सिंपली मीटर ही लिख देंगे, एंड मीटर प्लस मीटर इज इक्वल टू मीटर, तो मीटर प्लस मीटर इज इक्वल टू मीटर। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब इसका देखो यहां यूज होगा कि बीटा, इसके डायमेंशन कितने हैं? टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस इसके डायमेंशन भी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एल माइनस एल इज इक्वल टू एल, हेंस टी माइनस नहीं टी ब्रैकेट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैं हटा देता हूं यहां से, तो ध्यान रखना बेटा इस बात का। नाउ अब बीटा माइनस टी स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू भी टी स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, और टी स्क्वायर का आप पी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पी इंटू टी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा माइनस टी स्क्वायर, बीटा के डायमेंशन कितने हैं बच्चों? टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, टी टाइम है, इसका स्क्वायर भी ये हो गया, तो बेटा टी स्क्वायर डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट इज टी स्क्वायर। ये इसलिए मैंने इसकी वैल्यू टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया पी के साथ। बेटा अल्फा एक्स, एक्स का एक्स इज डिस्टेंस, इट इज एन,
तो ये अब देखो P का हमें पता है, ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ml-1 T-2, ml-1 T-2, ठीक है। और T स्क्वायर ये आ गया, इधर अल्फा ये हमारे पास क्या हो गया, L, ये L हो गया, ठीक है। बस बेटा अब यहां पे इस L का नीचे लाके डिवाइड कर दो। अब देखो T स्क्वायर, ये T स्क्वायर है, ये T-2 है, तो कैंसिल आउट हो गया। L का यहां डिवाइड करोगे तो अल्फा बिकम्स ml-2, तो ये बेटा यहां पे अल्फा कितना आ गया हमारे पास, ml-2। तो इन दिस वे वी डिटरमाइन, ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ दीज पैरामीटर कांस्टेंट अल्फा एंड बीटा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट कॉम्पिटिशन में आ चुका है, एनडीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही देखेंगे बेटा, है। आज इसकी एप्लीकेशन खत्म करने की कोशिश करेंगे, सारे एप्लीकेशंस। नाउ अब बेटा मैंने वंडरवाल्स क्वेश्चन का रेफरेंस आप लास्ट लेक्चर ले सकते हैं। मैंने लिखा वंडरवाल गैस इक्वेशन P प्लस A अपॉन V स्क्वायर एंड V माइनस B इज इक्वल टू RT। ये वंडरवाल गैस इक्वेशन है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। क्या है बेटा ये वंडरवाल्स गैस इक्वेशन, ये वंडरवाल्स गैस इक्वेशन है फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल गैस की वंडरवाल गैस इक्वेशन ये है बेटा। ए और बी वंडरवाल्स कांस्टेंट है, जहां पर वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, V वॉल्यूम है, P प्रेशर है, R गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। T बच्चों टेम्परेचर है, ठीक है। और अल्फा ए बी क्या है, A एंड B ये वंडरवाल्स गैस कांस्टेंट या सिंपली वंडरवाल्स कांस्टेंट भी कहलाते हैं बेटा। इन्हीं के मुझे डायमेंशंस पता करने हैं, अल्फा बीटा के मुझे क्या निकालने हैं, डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ये A और B के। नाउ आंसर, सबसे पहले यहां से शुरुआत करें। V और B का सब्ट्रैक्शन हो रहा है। by using principle of homogeneity, V and B are subtracted only when they have the same dimension. So dimension of B is equal to dimension of V. Dimension of V. बेटा V is volume का it is L3, तो B के डायमेंशन बच्चों कितने हो गए, L3 तो B का डायमेंशन मेरे पास कितना आ गया, L3 के बराबर, ठीक है। अब देखो यार गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर से कोई कंसर्न ही नहीं है, वो पैरामीटर आएंगे ही नहीं। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिर्फ इन्हीं पैरामीटर में लग जाएगी, इन्हीं टर्म्स के अंदर लग जाएगी। अब इस टर्म को ले लें, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर। बेटा P A अपॉन V स्क्वायर में तभी ऐड होगा when they have the same dimension. So dimension of P is equal to dimension of A upon V square. Dimension of A upon V square is dimension of P. बेटा A upon V square, A upon V square, V के डायमेंशन यानी वॉल्यूम L क्यूब स्क्वायर, अब इंटू P is प्रेशर ml-1 T-2। ये देख ले इतना कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है आ रहा है। बस बेटा L इधर ले जाओ, L क्यूब का स्क्वायर यानी L रेज़ टू द पावर 6 इधर ट्रांसफर कर दो, हेंस A। ये कितना हो गया 2 into 3 L रेज़ टू द पावर 6 इनटू प्रेशर ml-1 T-2, तो इट बिकम्स ml रेज़ टू द पावर 5 T-2। तो बेटा A के डायमेंशन मेरे पास ये आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहां पर डायमेंशंस निकाल सकता हूं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के हम बेटा जब डायमेंशन आ जाते हैं तो A या B जैसे यहां डायमेंशन आ गए या उधर अल्फा बीटा डायमेंशंस आ गए हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के, जिसके डायमेंशन है उसे बेस यूनिट में आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, क्या मतलब है इस चीज का, अब एक क्वेश्चन देखते हैं।
इफ x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर, ये बेटा हमें गिवन है, इफ x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर वेयर x डिस्टेंस, t is time, a एंड b कांस्टेंट, ये बच्चों क्या है, कांस्टेंट्स है, ठीक है, ए बी कांस्टेंट है, टी टाइम है, एक्स डिस्टेंस है। तो अब हमें ये पता करना है ए और बी की यूनिट्स क्या होंगे। फाइंड द बेस यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। एक चीज और ध्यान रख लेंगे, जो डिस्टेंस है यहां पर किस में दे रखा है, मीटर में, और टाइम सेकंड के अंदर दे रखा है। डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकंड के अंदर है, ठीक है। तो बस आप निकालिए इसके अंदर बेटा, सबसे पहले डायमेंशंस निकाल लीजिए, डायमेंशंस निकाल के फिर फटाफट जैसे m आ गया, t आ गया, उस हिसाब से रखते चलिए, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें क्या बता रहा है कि भाई इसमें जो दो टर्म ऐड किए जा रहे हैं, AT प्लस BT स्क्वायर, BT स्क्वायर एक टर्म, AT अनदर टर्म, दे आर इन एडिशन, सो दे हैव सेम डायमेंशंस, और जब ये ऐड कर लेंगे तो वही डायमेंशन x के हो जाएंगे, तो x का डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT, डायमेंशन ऑफ AT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। बेटा x का डायमेंशन, x डिस्टेंस है, ठीक है, x का डायमेंशन क्या है मेरे पास, x का डायमेंशन लिख दीजिए L, a t का डायमेंशन t लिख दीजिए, तो a इज इक्वल टू L t माइनस 1। बेटा अब इसे किसे क्या लिखना है, मुझे बेस यूनिट लिखना है। L यानी डिस्टेंस किस में नापा गया है, मीटर में, ये मीटर लिख दो। अब ये ब्रैकेट नहीं लगाना इसके अंदर, जैसे ही बेस यूनिट में लिखेंगे तो ये डायमेंशन के ब्रैकेट डायमेंशंस के लिए होते हैं। अब ये ब्रेसेस ब्रैकेट हटा दीजिए, अब ये t किस में है, सेकंड में, तो सेकंड माइनस 1, तो मीटर सेकंड इनवर्स क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ a आ गया, यानी यूनिट ऑफ a आ गया। ऐसे ही BT स्क्वायर, इसका निकालिए, इसका कैसे निकालेंगे, x का डायमेंशन कितना है बच्चों, L इज इक्वल टू BT स्क्वायर, b का हमें पता करना है, t स्क्वायर ये हो गया, तो b इज इक्वल टू LT माइनस 2, b कितना हो गया, LT माइनस 2। अब L किस में लिखा गया, बेस यूनिट में लिखे, तो L के लिए बेस यूनिट मीटर और t के लिए सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। तो ऐसे बेटा यहां पे हम इनके यूनिट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे यूनिट कन्वर्जन में इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी एक यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में लिखने के लिए हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन में आपने पाई यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हम क्या क्या निकाल सकते हैं, जो कांस्टेंट या फिजिकल क्वांटिटी होती है उनके हम डायमेंशंस और साथ में बेस यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ नंबर 2, बेटा ये डायमेंशन एनालिसिस को हम यूज कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, यानी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अच्छा, यहां जो सिस्टम रहेंगे जनरली CGS और SI यूनिट या MKS सिस्टम, क्या रहेंगे, CGS या SI यूनिट या MKS सिस्टम। बेटा CGS लेंथ किस में होगा, लेंथ किस में लिखा जाएगा, C फॉर सेंटीमीटर, मास किस में लिखा जाएगा, ये तीन फिजिकल यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज है बेटा, उन्हीं के यूनिट्स लिखे जाते हैं। लेंथ का फंडामेंटल लेंथ सेंटीमीटर हो गया, फंडामेंटल मास उसका हो गया हमारे पास ग्राम, एंड सेकंड यानी टाइम, इसका क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। जैसे MKS सिस्टम या SI यूनिट, अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो यहां पर लेंथ किस में हो जाएगी, लेंथ मीटर में हो जाएगी, मास केजी में हो जाएगा, टाइम अभी भी सेकंड में रहेगा। तो बेसिकली इन यूनिट का आपस में कन्वर्जन होता है क्वेश्चंस में, ठीक है।
अब एक दो चीजें और ध्यान रखिए, जैसे क्या ध्यान रखना है हमें, जैसे फोर्स, इधर ही लिख लें, जैसे यहां पर लिख देते हैं जैसे फोर्स। बेटा जो फोर्स का यूनिट है सीजीएस में ये डाइन होता है, इट इज डाइन, और इन एसआई यूनिट फोर्स न्यूटन में होता है, न्यूटन, कैपिटल एन, ये लिख सकते हैं, डाइन और द न्यूटन, ठीक है। फोर्स किस में होगा, डाइन में, किस में, सीजीएस में। एसआई यूनिट में फोर्स लिखा जाएगा न्यूटन में लिखा जाएगा। एनर्जी या वर्क, एनर्जी या वर्क डन, ये बेटा अर्ग के अंदर लिखा जाएगा, ERG, अर्ग। सीजीएस यूनिट क्या रहेगा, एनर्जी एंड वर्क का अर्ग, और एसआई यूनिट रहेगा जूल। एसआई यूनिट क्या रहेगा, जूल रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत बार यूज हो जाएंगे, इनके भी कन्वर्जन देखेंगे तो ध्यान रखेंगे। सीजीएस में डाइन है फोर्स के लिए, एसआई के अंदर न्यूटन है, ठीक है, और एनर्जी और वर्क, एनर्जी या वर्क इसके लिए सीजीएस में अर्ग है और एसआई में जूल है। तो तरीका देखते हैं बेटा कैसे हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं। कोई फिजिकल क्वांटिटी है, हमने अपने जब यूनिट स्टार्ट किया, यूनिट के पहले लेक्चर के अंदर फिजिकल क्वांटिटी, उसको मैं लिख सकता हूं एन यू, एन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू यूनिट, ठीक है। एन यहां पर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज यूनिट, ठीक है। बेटा एक फिजिकल क्वांटिटी को मैं अलग अलग सिस्टम में नापता हूं, जैसे 1 मीटर या 8 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर। ये मैग्नीट्यूड है पूरा मिला के, न्यूमेरिकल वैल्यू 8 और मैग्नीट्यूड 8 मीटर। मैग्नीट्यूड कंप्राइजेस न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज यूनिट। तो बेटा मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बदल रहे हैं, एक सिस्टम में ये तो दूसरे सिस्टम में ये बराबर है दोनों, ठीक है। तो अब मैं जैसे दो चीजें इसको मैं लिख रहा हूं, n1 पहली न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरी को n2, पहले सिस्टम में यूनिट u1, दूसरे में u2, तो ये लिख सकता हूं मैं। तो बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n1 u1 n2 u2। अगर मुझे बच्चों u2 लिखना है या n2 कहिए, n2 लिखना है तो आई कैन राइट n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2, यही तो आएगा कि भाई n2 इज इक्वल टू n1 u1 अपॉन u2। अब u1 तो पूरा यानी किस हिसाब से लिखा जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला के बेस पे लिखा जाएगा। हर फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। जैसे किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है m रेज टू द पावर a, l रेज टू द पावर b एंड t रेज टू द पावर c, ऐसे मैंने मान लिया। किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, m पर a पावर, l पर b पावर एंड t पर c पावर, ठीक है। अब चूंकि सिस्टम अलग अलग है, सिस्टम अलग अलग है, तो ये एक जगह मास जैसे नापा जा रहा है, मास ग्राम में नापा जा रहा है, तो दूसरी जगह किलोग्राम में, तो m1 m2 यूज कर देंगे। एक सिस्टम में मास m1, दूसरे में m2, एक सिस्टम में लेंथ l1, दूसरे सिस्टम में l2, ऐसे ही टाइम t1 एंड t2। तब बेटा मैं क्या लिख पाऊंगा पूरे यूनिट को अगर मैं लिखूंगा n2 विद डायमेंशन हम लिखेंगे, यानी पहले लिखेंगे u1 के पूरे, यानी m1 a पावर, l1 b पावर, t1 c पावर डिवाइडेड बाय, अब इसी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे सिस्टम में नापा गया जहां मास m2 है, भाई पावर तो सेम रहेगी, डायमेंशनल फॉर्मूला पे पावर तो सेम ही रहेगा। जैसे फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका सीजीएस और एसआई यूनिट में कोई मतलब थोड़ी है, वो तो सेम रहेगा, इसलिए ए बी सी पावर तो सेम रहेगी। लेकिन मास m1 है, दूसरे सिस्टम में m2 है, इसमें लेंथ l2 है, पहले में l1 है, पावर विल रिमेन द सेम। बेटा अब एक साथ लिख दिया जाए इसको, एक साथ बड़ा बेहतरीन फॉर्मूला आ गया मेरे पास, यानी m1 अपॉन m। अब इस पर एक पावर लगा दीजिए, इस पे पावर क्या हो गई मेरे पास, a हो गई, l1 अपॉन l2 पावर b हो गई, ठीक है, t1 अपॉन t2 पावर c, ये आ गया, ऐसे करके लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं। तो n2 अब मेरे पास फॉर्मूला हो गया, n2 ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, n2 m1 अपॉन m2 पावर a, ठीक है। दूसरा पावर b किसके साथ लगी हुई है, l1 अपॉन l2
T1 अपॉन T2 पावर C। तो ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब इसको यूज कैसे किया जाएगा तो समझते हैं बेटा, इसका यूज देखते हैं कि मैं इस फॉर्मूले को कैसे यूज करूंगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए। चलिए अब मुझे कहा कि कन्वर्ट 10 न्यूटन ऑफ फोर्स इन CGS यूनिट। बेटा CGS यूनिट के अंदर इसको CGS सिस्टम या CGS यूनिट में इसको कन्वर्ट करो, किसको? 10 न्यूटन को। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी कौन है भाई? फिजिकल क्वांटिटी कौन है हमारे पास? फोर्स। इसका बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, mLT-2। अब यही देखो, अब मैं अगर कंपैरिजन करूं जनरल फॉर्मूले से, वहां लिखा था मैंने m रेज़ टू द पावर a, l पर पावर b एंड t पर पावर c। यहीं से मैं abc निकाल सकता हूं। बेटा वन अंडरस्टूड होता है, लिखा नहीं जाता है, लेकिन कंपैरिजन कर रहे हैं तो लिख दे रहे हैं। तो m पे पावर a इज इक्वल टू m रेज़ टू द पावर 1, हेंस a इज इक्वल टू 1। l raised to the power b, here l raised to the power 1, so b is equal to 1. Here t raised to the power c and t raised to the power -2, c is equal to -2। ये हो गया बेटा, abc मैंने सबसे पहले ये लिख दिया। ठीक है, अब मुझे कन्वर्ट करना है 10 न्यूटन को किस में? CGS में। CGS यूनिट में लेके आना है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई n2, और ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा? n1। पहली न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? n1। न्यूटन जो है किस में है? SI में है, जहां पर मास लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, टाइम सेकंड में नापा जा रहा है। ठीक है, तो बस बेटा आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए, n2 इज इक्वल टू n1 m1 m2 रेज़ टू द पावर a, l1 l2 रेज़ टू द पावर b and t1 upon t2 raised to the power c. Now use this formula. What is n1? It is 10 m1 upon m2। First system, what is the first system? First system बेटा मेरे पास न्यूटन से किस में कन्वर्ट करना है? न्यूटन टू CGS। ठीक है, न्यूटन से CGS में कन्वर्ट करना है ना? तो पहला सिस्टम मेरे पास क्या हो गया? SI यूनिट हो गया, यही तो न्यूटन है। तो अब m1 यहां पर क्या हो गया? किलोग्राम। m1 क्या हो गया? m चाहे तो लिख दे m1 m2, और इधर l1 l2 यहां लिख दीजिए, इधर ये n1 है, m1 m2 l1 l2 t1 t2। अब लिखते चलिए बेटा m1 आप किससे कन्वर्ट कर रहे हैं? SI से। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? CGS में। तो CGS सेकंड सिस्टम हो गया, और न्यूटन यानी SI क्या हो गया? पहला सिस्टम। तो m1 SI में मास किस में नापा जाएगा? किलोग्राम में। दूसरा सिस्टम CGS है, मास नापा जाएगा ग्राम में। पहला सिस्टम लेंथ नापी जाएगी मीटर में, दूसरे में सेंटीमीटर में, टाइम दोनों में सेकंड में नापा जा रहा है। तो बस बेटा m1 क्या है? kg, ये kg लिख दिया। m2 क्या है? ग्राम, ये ग्राम लिख दिया। पावर a इज 1, a 1 है, 1 लगा दीजिए। l1 मीटर, l2 सेंटीमीटर, एंड पावर इज b, इट इज ऑल्सो 1। t1 अपॉन t2 बोथ आर इन सेकेंड, एंड पावर c -2। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करिए बेटा। अब यहां पे जब रेशियो हम सॉल्व करते हैं तो रेशियो के यूनिट सेम होने चाहिए। तो मुझे 1 किलोग्राम को ग्राम में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और यहां तो ये 1 ही हो गया भाई, ये 1, तो 1 रेज़ टू द पावर -2 1 हो गया। मीटर को यहां पे क्या करना पड़ेगा? 100 सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। तो 10 इंटू, यहां बेटा मैंने लिख दिया 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। पावर 1 है, मत लिखिए। मीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन
सेंटीमीटर। ये 1 हो ही गया बेटा, ग्राम से ग्राम ये चला गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट। नाउ काउंट करिए जीरोस को, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 10 रेज टू दी पावर 6। तो यहां पर जो भरा जाएगा n2 यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, 10 रेज टू दी पावर 6, यानी 10 न्यूटन किसके बराबर, 10 रेज टू दी पावर 6 किसमें, सीजीएस यूनिट, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन, तो यहां डाइन चिपका दीजिए। तो बेटा ये मेरे पास आ गया, यानी 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर 6 डाइन। ठीक है, ऐसे ही मैं कन्वर्ट करता हूं। अब कन्वर्ट करते कि भाई 100 अर्ग को जूल में कन्वर्ट करो, यानी एनर्जी हमें दे रखी है ठीक है। अब क्या दे रखा है हमें, कन्वर्ट 100 जूल ऑफ एनर्जी इनटू, या उल्टा लिख दो, ऐसे लिख दो, वर्क, 100 अर्ग ऑफ एनर्जी इनटू जूल। बेटा ये मुझे कन्वर्ट करना है। एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी अर्ग कहां पर है, सीजीएस में, तो यानी पहला सिस्टम सीजीएस हो गया, और दूसरा किस में कन्वर्ट करना है, जूल में, तो दूसरा एसआई हो गया। अब एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t-2, अब जनरल फॉर्मूला m रेज टू दी पावर a, l रेज टू दी पावर b, t रेज टू दी पावर c। बेटा a b c यही आ गए, a 1 अंडरस्टूड होता है, a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -2। तो ये मेरे पास a b c यहां से मिल गया। ठीक है, अब बेटा पहला सिस्टम कौन सा है मेरे पास, पहला सिस्टम है सीजीएस, किस में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये सेकंड सिस्टम हो गया, ये कौन सा सिस्टम हो गया, सेकंड, और ये कौन सा सिस्टम हो गया, फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम में मास देख के बताइए, मास पहले सिस्टम में ग्राम के अंदर, ठीक है, यहां पर मास यानी दूसरे सिस्टम में केजी के अंदर, लेंथ L1 किसमें, सेंटीमीटर में, यहां लेंथ किसमें, मीटर के अंदर हो गया, टाइम T1 सेकेंड, टाइम T2 सेकेंड। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए। ठीक है, अब फॉर्मूला यूज करते हैं, 100 अर्ग, सबसे पहले किसको कन्वर्ट करना है, मुझे कन्वर्ट करना है 100 अर्ग को किसमें, जूल में, कैपिटल जे ऐसे करके लिख दो, जूल। ये वैल्यू मुझे चाहिए, ये वैल्यू हो गई बच्चों n2, ये n2 हो गई, ये वैल्यू कितनी हो गई, n1, ये n1 हो गई। अब फॉर्मूला पर आ जाइए, फॉर्मूला बताइए, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 रेज टू दी पावर a, l1 अपॉन l2 रेज टू दी पावर b, t1 अपॉन t2 रेज टू दी पावर c। बस बेटा n1 कितना है, 100। अब देखो m1 कितना है, ग्राम, और m2 केजी, एंड पावर a इज 1। बेटा L1 सेंटीमीटर, L2 मीटर, एंड पावर इज 2। अब T1 T2 बोथ आर इन सेकेंड, सेकेंड ओवर सेकेंड रेज टू दी पावर -2। ठीक है, बस बेटा अब यहां पे देखो, ग्राम किलोग्राम, किलोग्राम को कन्वर्ट कर दो, 1000 लिख दो, 100 इंटू, अब देखो यहां पे ग्राम लिखा रहने दो, नीचे 1000 ग्राम, पावर 1 है। अब सेंटीमीटर लिखा रहने दो, मीटर को लिख दो 100 सेंटीमीटर, पावर 2। अब ये 1 आ गया आपके पास। अब देखो ग्राम ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट, 1/1000, और ये 100 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1/10 रेज टू दी पावर 4, और ये 10 रेज टू दी पावर 7, 100 इंटू, बेटा ये 10 की पावर 3, यहां से 10 की पावर 4, यानी 1/10 रेज टू दी पावर 7। ठीक है, अब यहां से कितना 5 जीरो कट गए, 5 रह गए, तो ऊपर आके 1 इंटू 10 रेज टू दी पावर -5।
तो n2 की वैल्यू ये आ गई, तो n2 बेटा मेरे पास कितना हो गया, n2 की वैल्यू यहां रख दीजिए कि भाई n2 ये आ गया 1 × 10⁻⁵ तो 100 अर्ग इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁵ जूल। ऐसे करके कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो एनडी के साथ में छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी है, ज्यादा हमें नहीं काम करना है इसमें, इतने से काम चल जाएगा। अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया लेकिन फ्रेम हो सकता है, ठीक है। अब बेटा यहां पे नेक्स्ट एप्लीकेशन करते हैं। अब थर्ड एप्लीकेशन, पहले एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, उसे घर पे करना, फिर उसके बाद थर्ड एप्लीकेशन आते हैं। होमवर्क क्वेश्चन 1, ठीक है। अब हमें देखो बेटा क्या करना है, कन्वर्ट एनर्जी ऑफ 100 जूल इनटू अ सिस्टम। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार सिस्टम यानी जूल है तो सीजीएस में ही जाएगा, कोई ऐसा आर्बिट्रेरी सिस्टम हो सकता है जहां पे जैसे लेंथ हमें मान लो दे रखी है मीटर में है, टाइम मिनट में है, ठीक है, और जो मास है वो ग्राम के अंदर लेना है। इस तरीके का कोई सिस्टम बना दिया उन्होंने, ठीक है। तो कन्वर्ट एनर्जी ऑफ 100 जूल इनटू अ सिस्टम वेयर mass, length and time are measured in, मास नापा जा रहा है ग्राम के अंदर, ठीक है, लेंथ नापी जा रही है मीटर के अंदर, एंड टाइम नापा जा रहा है मिनट के अंदर। यानी मास, length and time are measured in gram, meter and minute respectively, ठीक है। कन्वर्ट करना है ऐसे सिस्टम में जहां पर मास किसमें, ग्राम में, लेंथ मीटर में है और टाइम मिनट के अंदर है। तो ट्राई करिएगा इसको, ऐसे एक दूसरा लिख दीजिएगा, कन्वर्ट force of 1000 dyne, force of 1000 dyne into a system where, ऐसे बना के दे देगा लैंग्वेज, बेसिक यूनिट्स फॉर लेंथ, मास एंड टाइम आर, जहां पर लेंथ, मास, टाइम, लेंथ मान लो ऐसे दे रखा है किलोमीटर, किसमें दे दिया इसने, लेंथ किलोमीटर में, ठीक है, मास दे दिया ग्राम के अंदर, एंड टाइम जो है आर के अंदर दे दिया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो कन्वर्ट करना है तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तरीका हमारे पास वही रहेगा। अब दूसरा सिस्टम ऐसा हो गया जहां पे लेंथ किलोमीटर में है, मास ग्राम में है और टाइम आर के अंदर है, ठीक है। डाइन के अंदर हमें मालूम ही है, डाइन के अंदर यानी लेंथ, मास, टाइम सेंटीमीटर हो गया, ग्राम हो गया और सेकंड हो गया। तो करिएगा इसको। अब नाउ थर्ड एप्लीकेशन, ये दोनों होमवर्क में करिए। अब बेटा हम ये पता कर सकते हैं कि कोई गिवन इक्वेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हम चेक द करेक्टनेस, यानी एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन क्या है, चेकिंग द करेक्टनेस, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन, ठीक है। एक गिवन इक्वेशन है, इक्वेशन किसमें होगी, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में,
तो उनका जो रिलेशन है करेक्टनेस यानी चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन बिटवीन द फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं उसे समझते हैं। जैसे मेरे से ये कहा गया क्वेश्चन की तरह फ्रेम करके करते हैं इसको। ठीक है, कि भाई एक बॉडी को मैं रिलीज करता हूं, इट फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h, when it strikes the ground its velocity, when a body is released from a height h, एक बॉडी को h हाइट से रिलीज कर दिया गया एंड it strikes the ground, it strikes the ground with velocity v, v is equal to gt, with v is equal to 2gh square. Beta, when a body is released from a height h and it strikes the ground with velocity, ठीक है, and which ये भी लिख सकते हैं, and which strikes the ground with velocity v is equal to 2gh square. तो हमें क्या करना है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन इक्वेशन, इसकी करेक्टनेस पता करनी है। चेक द करेक्टनेस, चेक द करेक्टनेस इस इक्वेशन की। तो सिंपल सा तरीका है बच्चों, लेफ्ट इक्वेशन होगा हमेशा एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पर ठीक है डायमेंशंस रख दो, और राइट हैंड साइड पे जो जो फिजिकल क्वांटिटी है वहां डायमेंशन रख दो। लेफ्ट हैंड पे यहां पर एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, वहां डायमेंशन रखो। इधर यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटी है जी एंड एच, वहां उनके डायमेंशन रखो। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के डायमेंशंस बराबर आ गए तो गिवन रिलेशन इज करेक्ट, अदरवाइज इट इज इनकरेक्ट। तो यही चेक करना है मुझे। तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड, बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का अब याद करते रहिए, छोटे छोटे डायमेंशन फॉर्मूला याद कर लीजिए, है ना। जैसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, वर्क हो गया, मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, ये बहुत यूज होंगे। लेफ्ट हैंड साइड वेलोसिटी lt माइनस 1, ये आगे। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड बेटा 2 कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है कांस्टेंट लाइक पाई, उनके डायमेंशंस नहीं होते हैं, तो इसका डायमेंशन नहीं होगा। तो ये इसका डायमेंशन नहीं है, हमें तो सिर्फ डायमेंशन लिखने हैं। जी का डायमेंशन, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला lt माइनस 2। नाउ h स्क्वायर, बेटा h के लिए हाइट है तो l होगा l स्क्वायर। अब देखो यहां पर l स्क्वायर और l1 l3 हो गया t माइनस 2। लेफ्ट हैंड साइड lt माइनस 1, ठीक है, और राइट हैंड साइड lt माइनस 2 इंटू l स्क्वायर, तो कितना हो गया हमारे पास l क्यूब t माइनस 2। ठीक है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो गिवन रिलेशन इज इनकरेक्ट। द गिवन इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट। गिवन इक्वेशन क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। और देखते हैं, पॉज करके आप चेक करना कि भाई ये करेक्ट इक्वेशन है या इनकरेक्ट इक्वेशन। डायमेंशंस तैयार होने चाहिए, डायमेंशंस तैयार है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। अब देखो जैसे हमें दे रखा है f इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला चेक करना है वेयर f फोर्स, m मास, v वेलोसिटी एंड r रेडियस। भाई रेफरेंस ये बता दूं कि एक बॉडी जो है सर्कल के अंदर घूम रही है, एक बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग on a circular path whose radius is r and velocity is v and mass is m। इस पर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू mv स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर दे रखी है।
तो कह रहा है कि भाई ये रिलेशन सही है या नहीं, करेक्टनेस पता करनी है, चेक टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करिए, पॉज करके कर सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, फोर्स डायमेंशनल फॉर्मूला MLT माइनस टू, MLT माइनस टू, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया MLT माइनस टू। अब राइट हैंड साइड निकालें, अगर ये राइट हैंड साइड इसके बराबर आ गई MLT माइनस टू, तो गिवन रिलेशन इज करेक्ट, अदरवाइज इनकरेक्ट। नाउ राइट हैंड साइड, बेटा सबसे पहले m हो गया v स्क्वायर LT माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर L स्क्वायर, r रेडियस, दिस डायमेंशनल फॉर्मूला इज L। बेटा अब यहां पे करो m L स्क्वायर T माइनस 2, ये हो गया, नीचे L स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। L स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इट इज MT माइनस 2। अब ये क्या आ गया, MT माइनस 2 के बराबर आ गया। क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर है? बराबर नहीं है, इसका मतलब गिवन इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट इक्वेशन होगी, इनकरेक्ट इक्वेशन, इनकरेक्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन इनकरेक्ट हो गई, ठीक है। अब देखो यहां इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, जो गिवन इक्वेशन है करेक्ट है इनकरेक्ट है, ऐसे पता कर लेते हैं, ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे ये पता करना है, लास्ट एप्लीकेशन ये देखते हैं कि भाई कोई इक्वेशन हमें फ्रेम करनी है, एस्टैब्लिश करना है रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस करके, यूज करके हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। टू एस्टैब्लिश the relation between physical quantity, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पे कई क्वेश्चंस भी करा देंगे आपको, ठीक है। तो अब टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, अब हमें ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन लेके देखते हैं कैसे हमें करना होगा, ठीक है। अब देखो जैसे हमें कहा गया, इफ the time period of a simple pendulum depends upon, अब यहां depends यूज करेगा, depends upon the effective length of pendulum and gravitational acceleration यानी इफेक्टिव लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इस पर डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, डिपेंड्स अपॉन इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। फाइंड द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड, देन फाइंड फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। बेटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें, मान लो टाइम पीरियड जो है वो स्मॉल t है, मैंने कहा टाइम पीरियड ये है, ये डिपेंड कर रहा है किस पर, इफेक्टिव लेंथ L मान ली। अब ये तो नहीं पता कि पावर क्या होगी L की, तो A लगा दिया, अननोन पावर A लगा दिया।
दूसरा पैरामीटर है कि भाई एक तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम हो गया, वो मैंने एल मान ली, ए पावर लगा दी। अब जी, अब टी की डिपेंडेंस जी पर तो पता नहीं है, तो बी ये लगा दी, बट ये मालूम है कि इट डिपेंड्स अपॉन जी। अब ये तो सॉल्व करने में पता चलेंगे ए और बी की वैल्यूज क्या होंगी। अब बेटा जो सेकंड स्टेप होता है, एज यूजुअल दिस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा विद साइन ऑफ इज इक्वल टू एल रेज़ टू द पावर ए जी रेज़ टू द पावर बी। बेटा दिस के इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ये क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। टी क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट। इट इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास? डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। लेट इट बी द फर्स्ट रिलेशन। तो इतना पहला स्टेप कर लिया, उसके बाद दोनों साइड पर डायमेंशंस लगा दिए। अब बेटा यहां पे टाइम पीरियड का डायमेंशन टाइम ये हो गया। अच्छा, यहां पर एम और एल ये भी लगा देंगे क्योंकि इधर में एम और एल मिले। ठीक है, तो हम यहां पे लगा देते हैं एम की पावर 0 और एल की पावर 0। बेटा अब ये कहोगे आपके भाई यहां तो टाइम पीरियड था, तो एम और एल कैसे लगेंगे? 0 पावर लगाकर, 0 पावर लगा दीजिए। एम रेज़ टू द पावर 0 1, एल रेज़ टू द पावर 0 1। तो इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पता चलेगा। बेटा अब के डायमेंशन लेस कांस्टेंट हो सकता है लेजिबल ना हो, तो मैं बार बार बोल रहा हूं डायमेंशन लेस कांस्टेंट, नो डायमेंशन। अब एल का डायमेंशन ए पावर, अब जी का डायमेंशन एल टी माइनस 2 पावर बी। ठीक है, तो अब बेटा मैंने यहां पे लिख दिया, देखो एल की पावर ए, अब इसका मैं बी टाइम स्क्वायर करूंगा, यानी पावर बी है ना, तो एल पर पावर बी हो जाएगी, ये लिख दिया। अब एक ही ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं। अब टी रेज़ टू दी पावर माइनस 2 रेज़ टू दी पावर बी, तो टी रेज़ टू दी पावर माइनस 2, ये हो गया। तो बेटा अब ये मेरे पास आ गया एल रेज़ टू दी पावर ए प्लस बी एंड टी रेज़ टू दी पावर माइनस 2, and on left hand side t raised to the power 1 is understood, so generally we don't write it. M raised to the power 0, L raised to the power 0. Now the third last step, भाई थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? कंपेयर द सेम बेस ऑन बोथ साइड्स। अब देखो m यहां तो है नहीं, तो m की जरूरत नहीं है ना, हमें कोई उससे यहां नहीं है, तो कोई उस पैरामीटर में यूज नहीं करना पड़ेगा, कोई अननोन पैरामीटर नहीं निकाल पाएंगे उससे। अब देखो यहां सबसे पहले एल पे पावर ए प्लस बी और यहां पर पावर 0, इधर टी रेज़ टू दी पावर माइनस 2b, हियर टी रेज़ टू दी पावर 1। तो अब सबसे पहले टी रेज़ टू दी पावर माइनस 2b इज इक्वल टू टी रेज़ टू दी पावर 1। बेटा मैंने कंपैरिजन कर लिया, राइट हैंड साइड पर टी रेज़ टू दी पावर माइनस 2b क्योंकि ये इक्वेशन है, और इधर टी रेज़ टू दी पावर 1। भाई टी तो टी का बेस ये दोनों बराबर होंगे इक्वेशन में। Now, when bases are same in equation, power should be the same. Minus 2b is equal to 1, as b is equal to minus 1 by 2. Value of b becomes minus 1 by 2. Now, L raised to the power a plus b, L raised to the power a plus b is equal to, on left hand side, L raised to the power 0. So, beta a plus b is equal to 0. Now, put the value of b, that is minus 1 by 2. A minus 1 by 2 is equal to 0, hence A is equal to 1 by 2. Now दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, A is equal to 1 by 2 and B is equal to minus 1 by 2. तो फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाए बेटा, फर्स्ट इक्वेशन पे ये वैल्यू प्लेस कर दीजिए, hence T is equal to K L raised to the power A half power and G raised to the power b, that is minus 1 by 2. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। बेटा जो हाफ पावर होती है अंडर रूट को इंडिकेट करती है, G माइनस 1 by 2 है तो नीचे ले जाके लिख देंगे माइनस 1 by 2 है बेटा, ये प्लस 1 by 2, तो एक साथ हम लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। तो बस डायमेंशन एनालिसिस में बेटा यही ड्रॉबैक रहती है कि जो कांस्टेंट होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसके बारे में, इसकी वैल्यू के बारे में हम बता नहीं पाते हैं। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, इसे घर पे करिए, बाकी फिर उस पर नेक्स्ट उस पर देखेंगे। नेक्स्ट में क्या कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है।
और थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगा देंगे इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बढ़िया से बेटा कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पक्का मैं यकीन दिलाता हूं, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सारा क्वेश्चन, पूरे 25 क्वेश्चन, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन सारे इधर से आएंगे, ये ध्यान रख लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे घर पे करिएगा होमवर्क। ठीक है, एफ द फोर्स एक्टिंग ऑन a particle moving on a circular path depends upon angular velocity omega, mass m, and radius of circular path, radius r of circular path। तो आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है फॉर फोर्स, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर फोर्स के लिए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है, ऐसे अब देखो, जो ये तो हमारा हो गया कि भाई पूरी कंसेप्ट क्लियर करेगा है। अब जैसे जो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बना देगा कि भाई जैसे ये कहेगा कि वेलोसिटी जो है एक बॉडी, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था कि भाई चेक द करेक्टनेस, एक बॉडी ड्रॉप की गई है फ्रॉम हाइट h व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी डिपेंड कर रही है g और h पर। इसने यहां पर a और b लिख दिया। ये कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रीचिंग द ग्राउंड इज दिस मच, फाइंड a एंड b। ये क्या है बेटा, एक तरीके से, यानी ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बेटा। यानी हमें क्या कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली falling body, velocity of a freely falling body when it strikes the ground is given as, बेटा ये दे रखी है velocity of a freely falling body when it strikes the ground is given as, यही मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, given as v is equal to g a h b। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया आपके पास। ये पूरा क्वेश्चन हो गया, यहां लिख देता हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इज गिवन एज, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b are। अब वैल्यूज क्या क्या होंगी, मैं ऑप्शन लिखता हूं कि भाई इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। a is equal to 1 and h is equal to 1, a is equal to, ये b लिखो बेटा ऐसे, a is equal to 1/2, b is equal to -1/2, third a is equal to 1/2 and b is equal to also 1/2, and fourth a is equal to -1/2 and b is equal to 1/2। ठीक है, तो करिएगा ऐसे, घर पे करिएगा। चलिए बेटा आज इतना ही रखते हैं।